नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और इसी वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो फिर क्या होंगे। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए। यह जो वीडियो सीरीज़ है आपको कई मायने में फ़ायदे देंगे। जैसे यदि आप अगर क्लास 12 सीबीएसई या आईएससी बोर्ड में पढ़ते हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें कॉमर्स सब्जेक्ट आता हो तो वहाँ भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। और जैसे कि अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी बीएड के, तो उसमें भी ये आपके लिए हेल्प करेगा। ईपीएफओ के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो जहाँ भी अगर आप कॉमर्स पूछा जाएगा वहाँ पर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पार्टनरशिप जो है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक होता है ओरल पार्टनरशिप और एक होता है रिटेन पार्टनरशिप। ओरल पार्टनरशिप का मतलब ये है कि जब कभी भी पार्टनर्स आपस में कोई एग्रीमेंट करते हो और उसका कोई लिखित प्रमाण न रखा जाए तो ऐसे एग्रीमेंट को हम लोग ओरल एग्रीमेंट या ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन ओरल पार्टनरशिप के कई सारे नुकसान भी हैं। जैसे मान लीजिए कि अब पार्टनरशिप आप कर रहे हैं तो दो से अधिक लोग होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो कभी ना कभी डिस्प्यूट हो सकता है और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जिससे होगा क्या कि पार्टनर्स आपस में किसी बात को लेकर ज़्यादा जो डिस्प्यूट कर लेंगे और उनको वो रिजॉल्व भी नहीं हो पाएगा। फिर जो है जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने तय किया, पार्टनर्स जो है, आप लोगों का मतलब यहाँ पे पार्टनर्स से है कि पार्टनर्स ने अगर ने ये तय किया कि हम जो है हर महीने जो है 10,000 रुपये सैलरी लेंगे। और हुआ क्या कि जैसे ही एक महीना बीता तो मान लीजिए जो दूसरा पार्टनर है वो कहने लगा कि भैया हम लोग तो पिछले महीने 20,000 रुपये तय किए थे तो मुझे 20,000 रुपये सैलरी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो हुआ नहीं था, बैठ के तो हम लोग तय किए थे कि 10,000 रुपये सैलरी लेंगे। बस यहीं से झगड़े की शुरुआत हो गई। वो आप कह रहे हैं 10,000, वो कह रहे हैं 20,000। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास कोई लिखित डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि आप उसको दिखा सकें कि देखो भाई ये बातें हुई थी, तुमने इस पर सिग्नेचर किया है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा। तो ये कुछ ओरल पार्टनरशिप के कुछ नुकसान हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिटेन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, बिजनेस के सारे जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, सबको लिख दिया जाता है और इसी डॉक्यूमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड नाम दे देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स। यानी कि जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसका रिजल्ट होता है पार्टनरशिप। द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। जैसा मैंने बताया कि एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। अब अगर जो पार्टनरशिप है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रिटन में ही हो। अगर वो ओरल भी है तो भी पार्टनरशिप कहलाएगा और लॉ के नज़र से एक वैलिड है, उतना ही वैलिड है जितना कि रिटन पार्टनरशिप वैलिड होगा। बट वेयर इट इज़ इन राइटिंग द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जैसा मैंने बताया कि जो भी रिटन डॉक्यूमेंट होता है, पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है, वही डॉक्यूमेंट हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाता है। और इस पार्टनरशिप डीड में वो सारे रिलेशनशिप और वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं जो कि पार्टनर्स आपस में समझौता करते हैं। चलिए आगे देखा जाए। अब इसमें कुछ क्या बातें होती हैं जो इसमें देखिए होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा, पार्टनर्स कितना पैसा लगाएंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो होगा वो कितना होगा। ठीक, ये सब बातें
जो है पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। चलिए आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि द क्लॉजेज ऑफ द पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि अगर पार्टनर्स चाहें तो बाद में जो पार्टनरशिप डीड बनाया गया है उसमें अगर किसी तरह का संशोधन करना चाहते हैं तो वो भी सारे पार्टनर मिलकर उसमें संशोधन कर सकते हैं। सभी अगर पार्टनर्स एग्री हैं तो उसमें पार्टनरशिप डीड में अल्टर किया जा सकता है या किसी तरह का संशोधन किया जा सकता है। और जब ये पार्टनरशिप डीड तैयार हो जाता है तो इस पार्टनरशिप डीड को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। और ये सब चीज़ें जो की जाती हैं ये स्टम्प एक्ट के प्रावधान के अनुसार की जाती हैं। यानी स्टम्प एक्ट का प्रोविज़न पार्टनरशिप डीड को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए और इसी स्टम्प एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप डीड है वो तैयार किया जाता है। और तैयार करने के बाद इसे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर करने के लिए जमा किया जाता है। और एक बार जब रजिस्ट्रार के पास ये जमा हो जाता है तो आपका फर्म गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर आप एक रजिस्टर्ड फर्म की तरह बिजनेस कर सकते हैं। वैसे जो फर्म होता है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता है बल्कि वॉलेंटरली है, यानी पार्टनर्स की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या नहीं। जैसे कि अगर ओरल पार्टनरशिप होता है तो वहाँ पर फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी आप बिज़नेस को चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप अगर पार्टनरशिप डीड का तैयार करते हैं तो उसे आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा। और आगे किसी भी तरह के डिस्प्यूट होने पर कोर्ट में वो एज ए एविडेंस के रूप में आपका पार्टनरशिप डीड काम करेगा। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा आगे चल के आपको कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो क्या होंगे। उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन बता दूंगा कि पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस होने पर क्या प्रावधान लागू किए जाएंगे। और कई बार ये जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में MCQ के रूप में भी पूछा जाता है। तो इन बातों को भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कंटेंट ऑफ हमारा पार्टनरशिप डीड क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देखिए पार्टनरशिप डीड बनाते समय जो बातें ध्यान रखी जाती हैं उनमें से एक है कि इन पार्टनरशिप डीड में आखिर क्या क्या बातें लिखी जाएंगी। तो कुछ बातें यहाँ पर दी गई है, मैं आपको वन बाय वन बताते चलता हूँ। जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, यानी जो बिज़नेस हम करने जा रहे हैं वो बिज़नेस किस तरह का होगा, क्या बिज़नेस करेंगे और उस बिज़नेस का नाम क्या होगा। जैसे आप देखते होंगे कि हर बिज़नेस का अपना एक नाम होता है, जैसे मैसर्स राम एंड श्याम सन्स, मैसेज दिनेश एंड रमेश सन्स, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, अलग अलग फर्म के नाम होते हैं। और फर्म का कुछ एड्रेस भी होगा कि वह फर्म कहाँ जो है बन रही है, उसका हेड ऑफिस, उसका मेन ब्रांच कहाँ होगा। तो ये सब बातें भी इस पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, यानी जो पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर होंगे उन सभी पार्टनर्स का नाम और उनका एड्रेस, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। तीसरा है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, यानी हर पार्टनर कितना कितना कैपिटल उस पार्टनरशिप फर्म में लगा रहा है, इसके बारे में भी इस पार्टनरशिप डीड में डिटेल दिया जाएगा। चौथी बात कह रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म। देखिए बिजनेस जो भी किया जाता है उसका मेनली दो तरह का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है। एक होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, जिसको हम लोग कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो जनरली बिजनेस जो है इन्हीं दो अकाउंटिंग पीरियड पर वर्क करते हैं। चलिए अगर हम लोग चौथी बात करें तो हाँ, तो अब ये बता रहा था कि जो अकाउंटिंग पीरियड है उनमें से एक अकाउंटिंग पीरियड को चूज़ करना पड़ता है और वो डेट वो भी मेंशन करना पड़ता है हमको पार्टनरशिप डीड में। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग। तो लिखा है कि द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, यानी जिस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है वह डेट भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। जिस भी डेट को हम पार्टनरशिप अपना स्टार्ट करेंगे वो डेट इसमें मेंशन किया जाएगा। अगली बात अगर हम लोग करें तो रूल्स रिकॉर्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, यानी जो बैंक अकाउंट है वह किस बैंक में फर्म का अकाउंट होगा
उसको ऑपरेट करने के लिए किनके पास राइट्स होंगे, यानी कौन कौन से पार्टनर्स उसको उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, ये सब भी डिटेल दिया जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ये भी मेंशन किया जाएगा कि हर पार्टनर जो है पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा, इसको मेंशन किया जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन लोन ड्राइंग एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अब देखिए हर पार्टनर पैसा लगाया है, अगर बिजनेस में कैपिटल लगाया है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट भी मिलता है जो कि फर्म देती है पार्टनर्स को। तो ये जो फर्म पार्टनर्स को देगी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इस बात का भी मेंशन यहाँ पर किया जाता है। इसी तरह लोन, अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को, वो कितना दिया जाएगा फर्म के द्वारा, ये परसेंटेज भी यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, उसका भी जो परसेंटेज है वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी जाती हैं। अगली बात अगर हम लोग करें तो देखिए यहाँ पर है अगला बात कि मोड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है फर्म में तो वो किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, इस बातों का भी जिक्र हमारे पार्टनरशिप डीड में होता है। अगर कोई पार्टनर को सैलरी कमीशन दिया जा रहा है तो वह कितना दिया जाएगा, ठीक, ये सब बातें भी लिखी जाती हैं इसी पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद हर पार्टनर की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या लाइबिलिटीज़ हैं, इन बातों का भी जिक्र हमारे पार्टनरशिप डीड में किया जाता है। अगली बात अगर हम लोग करें तो देखें कि ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर। अगर एक या एक से अधिक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट मतलब उनकी जो पेमेंट कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, उनके डेप्ट ज़्यादा हो जाते हैं, उनके लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं और एसेट्स कम हो जाते हैं, ऐसे पार्टनर्स को हम लोग इंसॉल्वेंट पार्टनर बोलेंगे। तो अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर के कारण कोई लॉस होता है बिजनेस को तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये बात भी इसी पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएगी। अगली बात कह रहा है कि सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, डिसॉल्व मतलब कि फर्म को ख़त्म कर दिया जाए, फर्म का बिजनेस समाप्त कर दिया जाए, तो जो अकाउंट्स हैं उनका सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा, ये सब बातें भी इसी पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती हैं। अगली बात कह रहा है कि मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पार्टनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, उसके सेटलमेंट के लिए क्या प्रावधान होंगे, ये सब बातें भी इसी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। अगला कह रहा है कि रूल्स टू बी फॉलोड इन अ केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर जो है रिटायर हो जाता है या कोई नया पार्टनर फर्म में इंटर करता है या किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उस ऐसे में क्या प्रावधान किए जाएंगे, कैसे अकाउंट को सेटल किया जाएगा, आगे का पार्टनरशिप फर्म जो है कैसे चलाया जाएगा, इन सब बातों का भी जिक्र इसी में लिखा होता है। ठीक है, आगे देखिए, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इन सब चीज़ों के अलावा ऐसा कोई भी प्रावधान जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सब बातें भी इसी पार्टनरशिप डीड में लिखी जाएंगी। ठीक है, अब देखिए लिखा है लास्ट पॉइंट कि द नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर ऑल द मैटर्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स अमॉन्ग देमसेल्व्स। However, if there is no express agreement on certain matters, the provision of Indian Partnership Act 1932 shall apply। यानी अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है क्योंकि हमारे बिजनेस को अच्छे से न चला पा रहा हो या पार्टनर्स के बीच में किसी बात को लेकर समझौता नहीं हुआ हो, तो वहाँ पर फिर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कैसे होगा। ठीक है, इसके अलावा एक बात और भी है कि जो पार्टनरशिप डीड जब बनता है तो उनमें ये सब बातें तो ध्यान दी जाती हैं, पार्टनरशिप एक्ट के प्रावधान भी ध्यान दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो है
पार्टनर्स के बीच में क्या क्या बातें होंगी, ये सारी मतलब कैसे रिजॉल्व होगा प्रॉब्लम, ये सब बातें इसमें अच्छे तरीके से लिखी जाती हैं। उसके बाद सभी पार्टनर अपना सिग्नेचर करते हैं, इसमें नीचे अपना नाम अपना सिग्नेचर करते हैं और फिर इस पार्टनरशिप डीड को रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करके फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी कर सकते हैं, अपना बिजनेस को चला सकते हैं। तो आपको अगर ये बात समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं और इसी तरह से डिटेल वीडियो आपको सरल भाषा में बनाकर समझाऊंगा और ये वीडियो आपको कई एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा। जैसे कि आपके EPFO का एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे ही आपका कोरोना कम होगा, लॉकडाउन खुलेंगे, आपके EPFO के एग्ज़ाम पेंडिंग है। उसके अलावा आपका UP BEd का एग्ज़ाम होने वाला है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और UP BEd का फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप किसी भी TGT या PGT लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे से इस तरह के बेसिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए। और अगर आप क्लास 12th में CBSE या ISC या UP बोर्ड से पढ़ते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कीजिए। ये वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक आगे के कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो फिर बिज़नेस कैसे चलेंगे और उनके लिए क्या प्रावधान अप्लाई किया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।